जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। जहाँ पे खंडर थे वहाँ पे महल बन गए। जो लोग साइकिलों पे चलते थे वो कारों पे चलने लगे। ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई, ख्वाब सारे ख़त्म से हो गए, सब कुछ खंडरों में तब्दील हो गया। मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मुझे उल्टा करके हाथ पैर बांध के नाक से पानी चढ़ाया गया, मुझे करंट लगाया गया। तो सीधा सिर्फ बचने का एक रास्ता था कि जो वो कह रहे हैं वो बोलो, इसी में आप अपनी जान बचा सकते हो। काफ़ी समय तक मैं अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सका, अपनी माँ और मैं अपनी बीवी की शक्ल 8 साल तक नहीं देख सका। घर में वी वर लाइक डेड बॉडीज, जैसे मतलब जिंदा लाश की तरह हम लोग रहते थे। कोई फैमिली वाला आता, रिलेटिव्स आते नहीं थे। और स्कूल लाइफ वैसे भी हेल बनी हुई थी, क्योंकि जब हम जाते थे स्कूल तो सब कह रहे थे देखो टेररिस्ट की बेटी आ रही, टेररिस्ट की बेटी। ये इंसाफ नहीं है कि 10 साल किसी को जेल में रखने के बाद कह दिया कि आपको बरी कर दिया। ये इंसाफ नहीं है, ये तो तमाशा है उसके साथ। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कि मैं चैरिटी के ऊपर सर्वाइव कर रहा हूँ और सोसाइटी में एक पैरासाइट की जो हैसियत हो जाती है, सोसाइटी पे एक बोझ। भाई फीस कोई जमा कर देता है, घर के कुछ खर्चे हैं वो कोई कर देता है। पूरी कोशिश तो करी जाती है, लेकिन कितना कर सकते हैं, हम लोग भी मजबूर हैं, हम लोगों के भी अपने खर्चे हैं। ज़िंदगी ने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि सब कुछ करने की ख्वाहिश रखते हुए भी कुछ ना कर पाना, बेबसी। तो ये गलती नहीं थी, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। जिंदा हूँ मगर जिंदा नहीं हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में तो मैं बरी हो गया। जहाँ तक लोगों के जहन में ये बात है कि वो मुझे बाइज्जत बरी समझ लें, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क उनके जहन में हमेशा रहेगा। बेटियों के साथ ये मसला हमेशा रहेगा और ये मेरी एक अकेली ज़िंदगी नहीं बर्बाद हुई, एक फैमिली की ज़िंदगी। एक इंसान से जुड़े हुए उसकी फैमिली होती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। वाकई मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। 8 साल तक वो और उसका पूरा परिवार देशद्रोही, आतंकवादी, कातिल और न जाने किन किन तोहमतों के साथ घुट घुट कर जीता रहा। जीता क्या रहा, जिंदा रहने की सजा पाकर जीते जी मरता रहा। कहने को 8 साल जेल की सलाखों के पीछे वो तन्हा था, पर हकीकत में कैद पूरा परिवार था। बेशक इल्जाम सिर्फ उसके सर और सजा उसे अकेले को मिली थी, पर उसकी सजा की सजा पूरा घर भुगत रहा था। 8 साल तक तोहमत, जिल्लत, तकलीफ, तंगी, नाइंसाफी, दर्द और आंसुओं के सैलाब के बीच इस घर ने हर वो रंज और रंग देखे जो किसी की भी जिंदगी बदरंग कर सकती है। पर हाँ, अब वो बुरे दिन बीत गए, तो क्या उन 8 सालों के अच्छे दिन अब इन्हें कोई लौटा सकता है? जो अपमान और जो तोहमत और जो इज़्ज़त चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती, और जो इमोशनल चीज़ें चली गई वो बच्चों का वो बचपना लौट के नहीं आ सकता, वो उनकी वो मासूमियत लौट के नहीं आ सकती। वो मासूमियत भरे सवाल, वो उसका कोई जवाब नहीं है और उसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई
कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अक्सर ये कहा जाता है कि गलत या भटके हुए राह पर ज्यादातर वो लोग चलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे लोगों को गुमराह करना आसान होता है। पर फिजिक्स और मैथ्स के साथ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट मोहम्मद वासिफ हैदर को जब 2001 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था तो हर कोई चौंक उठा। अखबारों में कहा गया कि देश में इतना पढ़ा लिखा आतंकवादी पहली बार गिरफ्तार हुआ है। अमेरिकी कंपनी में काम करने वाले वासिफ हैदर पर बम ब्लास्ट, देशद्रोह और मर्डर का इल्जाम था। एशिया का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर शहर के छोटे से मोहल्ले चमनगंज के इस घर से निकली है ये कहानी। मोहम्मद वासिफ हैदर, यही नाम है उसका। बचपन से पढ़ाई लिखाई का शौक था। शौक को इनाम भी मिला। साइंस में अच्छी खासी डिग्री मिली तो आसिफ को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। घर में माँ बाप, बीवी और 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ हैदर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। सब कुछ अच्छा था, पर सिर्फ तब तक जब तक कि 30 जुलाई 2001 की वो मनहूस रात इस घर पर नहीं उतरी थी। 30 जुलाई की रात थी और मैं काम से लौटा तो 10 साढ़े 10 बजे मैं खाना खा के सो गया। उसके बाद गहरी नींद में था। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, कहा कोई घंटी बजा रहा है। तो मैं निकल के आया अपने रूम से, नीचे गया, दरवाज़ा खोला तो मेरे माथे पे पिस्टल्स लगा दी गई और खींचते हुए मुझे गाड़ी में डाल के उठा के ले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा मेरा किडनैप कर लिया गया है। कोई भी वर्दी में नहीं था, सब सादी वर्दी में थे। और उसके बाद लेके गए मुझे कैंट थाने के लॉकअप में ले जाके डाल दिया। तो मैं उसी उधेड़बुन में रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे लाए कहाँ है, किस लिए लेके आए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। एक रात नहीं हैदर और उसके पूरे घर की दुनिया बदल कर रख दी। उस रात के बाद सवेरा तो कई बार हुआ, पर हैदर की जिंदगी का सवेरा उससे रूठ चुका था। रात बीती तो सुबह तक घर वालों को यही पता नहीं था कि उनके बेटे को कौन उठाकर ले गया। वो तो एक दिन बाद जब हैदर कानपुर के अखबारों की हेडलाइंस बना, तब दुनिया वालों के साथ साथ हैदर के घर वालों को भी पता चला कि हैदर को उठाने वाले कोई और नहीं, पुलिस थी। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। उनके रिटन स्टेटमेंट्स थे, उनके वीडियो कैमरे ऑन थे। उन्होंने कहा इसको तुम कैमरे के सामने बोलो। दरअसल पुलिस ने हैदर के साथ 2 और लड़कों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी तक खबर बस यही थी कि तीनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट हैं। गिरफ्तारी के फौरन बाद हैदर और उसके साथियों को दिल्ली ले आया गया। इसके बाद अगले 3 दिनों तक जो कुछ हुआ उसे सिर्फ याद भरकर हैदर आज भी सिहर उठता है। 3rd डिग्री के नाम पर उस पर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए गए कि हैदर टूटता चला गया। मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मुझे उल्टा करके हाथ पैर बांध के नाक से पानी चढ़ाया गया, मुझे करंट लगाया गया, कान में, चेस्ट में करंट लगाया गया कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो सीधा सिर्फ बचने का एक रास्ता था कि जो वो कह रहे हैं वो बोलो, इसी में आप अपनी जान बचा सकते हो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुलिस हिरासत में हैदर का इकबालिया बयान कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। हालांकि हैदर को 30 जुलाई की रात को ही उठा लिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे 3 अगस्त 2001 को पहली बार अदालत में पेश किया। बाद में चार्जशीट में पुलिस ने सबसे अहम सबूत के तौर पर हैदर का वही बयान जज साहब को दिखाया जो पुलिस हिरासत में जबरन उससे कैमरे पर कहलवाया गया था। चार्जशीट में पुलिस ने जो कहानी तैयार की थी वो ये थी कि हैदर ने कश्मीर में ट्रेनिंग ली थी और वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता है। मुझसे कहा गया कि कैमरे के सामने बोलो कि हमने कश्मीर में ट्रेनिंग ली है, हम हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं, हम देश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि हमें हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। ये तो 72 घंटे चलता रहा। हैदर को पुलिस ने अकेले गिरफ्तार नहीं किया था। टेरर मॉड्यूल के नाम पर तब देश भर से कुल 23 लोगों को उठाया गया था। इनमें 3-4 हैदर के दोस्त थे।
मुझे गिरफ़्तार होने के बाद ये पता चला कि जो मेरे जानने वाले एक थे मुमताज़, उनको पहले दिल्ली में गिरफ़्तार किया जा चुका है, और मेरे एक और दोस्त थे ज़ुबैर, उनको मेरे 1 घंटे के बाद उनके घर से पकड़ा गया। और एक और थे हाजी अतीक, उनके घर पे गए, वो यहाँ मिले नहीं, वो पाकिस्तान गए हुए थे। और एक और लड़का था शफ़ात रसूल, उसको मैं नहीं जानता था, बच्चा था उस वक्त, वो 17 साल 16 साल का। उसका भी कह रहे थे कि उसको पकड़ के लाना है, बहरहाल उसको 1 महीने के बाद वो पकड़ के लाए। चर्चा मेरे सामने कर रहे थे कि उसको भी लेकर के आना हैगा। और एक गुलाम जिलानी थे, उनको 3 दिन के बाद वो पकड़ के लाए। गिरफ्तारी के बाद हैदर दिल्ली के तिहाड़ जेल, इलाहाबाद के नैनी जेल और कानपुर सेंट्रल जेल में रहा। शुरू के 4-5 साल तक हैदर को जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बिल्कुल अलग थलग रखा गया। यहां तक कि शुरुआत में उसे घर वालों से मिलने तक नहीं दिया गया। और मुझे तो आइसोलेशन में डाल दिया गया था, हाई सिक्योरिटी में। मुझको मेरे घर वालों से ही नहीं मिलने दिया गया काफ़ी समय तक। मैं अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सका। उधर हैदर जेल में था और इधर घर की माली हालत लगातार खस्ता होती जा रही थी। माथे पे आतंकवादी का तोहमत था तो पराए छोड़े रिश्तेदारों तक ने साथ छोड़ दिया। ज़्यादातर रिश्तेदारों ने मिलना छोड़ दिया था, ज़्यादातर दोस्तों ने ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए थे। जेल और अदालत के चक्कर काटते काटते वासिफ हैदर की ज़िंदगी के 8 साल बर्बाद हो गए। इस दौरान वासिफ की पूरी दुनिया ही बदल गई। परिवार वाले छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस गए। यहाँ तक जिन मासूम बच्चों को वासिफ अपने घर पर छोड़कर आए थे, इस 8 सालों में वो बच्चे अपने अब्बू की शक्ल तक भूल गए। पर ऐसे वक्त में कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने हैदर का साथ नहीं छोड़ा। घर के राशन से लेकर हैदर की बेटियों की पढ़ाई के खर्च की सारी जिम्मेदारी उन दोस्तों ने ही उठाई। आज भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। बच्चों की फ़ीस है उसको मैनेज करते हैं, घर के खर्चे, डे टू डे खर्चे, ओवरऑल। हालांकि करते तो मदद है, मगर मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कि मैं चैरिटी के ऊपर सरवाइव कर रहा हूँ। आज तक तो ये बात हमेशा छुपाई रही, किसी को पता नहीं चला। अच्छा, वासिफ का मिजाज भी कुछ ऐसा है कि अपने में सीमित होकर रहना चाहते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते। दोस्तों ने दोस्ती का हक अदा किया, मगर बाप के माथे पर लगा आतंकवादी का ठप्पा पीछा नहीं छोड़ रहा था। स्कूल में हैदर की बेटियों को दाखिला तो मिल गया, लेकिन उन बच्चियों को भी ताने मारे गए। स्कूल में उनका कोई दोस्त नहीं बन पाया, सब उनसे दूर रहते। अब्बा जेल में है और हम टेररिस्ट की, सो कॉल्ड टेररिस्ट की बेटी है। तो जब स्कूल जाते थे सब हमको देख के ऐसे इग्नोर करते थे, देन हमें बहुत तकलीफ़ होती थी। हम अगर जाते थे किसी से बात करने तो कोई हमसे बात नहीं करता था, कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करता था, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगर हम कहते थे कि सो एंड सो सुनो, हमें ये काम है, तो कहती थी नो, तुम टेररिस्ट की बेटी हो, तुम हम लोग को जेल भिजवा दोगी। ऐसे हम लोग को सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ता था। स्कूल में जब उनके एडमिशन्स हुए तो उनके स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो उन्हें टीस करते थे कि तुम्हारा बाप एक टेररिस्ट है, तुम्हारा बाप जेल में। तो वो रोते हुए घर आते थे। तो ये चीज़ें मुझे वाइफ लेटर्स में लिखती थी। तो वो इस तरह के लॉसेस थे कि मेरा दिमाग काम नहीं करता था कि जो मैं फेस कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ। बच्चों को मैं उस मेंटल ट्रॉमा से बचाना चाहता था। क्या ईद, क्या बकरीद, क्या शादी फंक्शन, सारी खुशियां इस घर से दूर हो चुकी थी। स्कूल के एनुअल फंक्शन में हैदर की बेटियां सिर्फ इसलिए हिस्सा नहीं ले पाई क्योंकि 800 रुपए के ड्रेस खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे, और वो अपने अब्बू के दोस्तों पर और बोझ डालना नहीं चाहती थी। हाँ, जब 5th क्लास में थे तो एक एनुअल कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें हम पार्ट नहीं ले पाए थे। उसमें एक कॉस्ट्यूम थी, उसकी कॉस्ट 800 रुपीज़ थी, बट वी नेवर हैड दैट मच ऑफ मनी। लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं अम्मा, अब्बा जेल में है, अब्बा जब आ जाएंगे फिर हमें जो करना हम कर लेंगे। तो वो हम बहुत विश कर रहे थे उसमें पार्ट लेना, पर नहीं ले पाए थे। फिर हमें बहुत बुरा भी लगा था। मेरी टीचर ने भी कहा कि नहीं तुम नहीं ले सकती हो, उनको भी पता चल गया था कि तुम नहीं ले सकती हो एंड यू डोंट डिज़र्व टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सबसे ज़्यादा मलाल अपनी किस्मत से भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से भी हो सकती है कि मेरे
बच्चे, मेरी फैमिली एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। आज उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, मगर वो ये देखते हैं कि मेरे फादर के पास कुछ है नहीं, वो अपनी ख्वाहिशों को जो है, अपनी डिज़ायर्स को मारते हैं। जब हैदर जेल गए थे तब उनकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी 5 साल की, दूसरी 4 साल की और तीसरी 1.5 साल की। जेल में रहने के दौरान वासिफ हैदर ने कानून की किताबों की पढ़ाई शुरू कर दी। हैदर को लगा कि उसके केस की पैरवी उससे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता, लिहाजा कानूनी किताब पढ़ कर वो अपने वकील की केस में मदद करने लगा। मैं अपने केस की स्टडी करता था, मैंने लॉ की किताबें पढ़ी, अपने केस की तैयारियां करता था, आर्ग्यूमेंट तैयार करता था, जो हमारे एडवोकेट थे उनको केस में असिस्ट करता था। पुलिस ने गोलमोल किस्म के केसेस लगाए थे। स्टार्ट से ही पुलिस के पास एविडेंस की कमी थी और सिर्फ पुलिस एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कि किसी को भी इम्प्लिकेट कर सकती है पुलिस, इस तरीके से पुलिस ने एक मामला मांझ करके कोर्ट में पेश किया गया था। यूपी और दिल्ली पुलिस ने वासिफ हैदर को गिरफ्तार करने के बाद करीब दर्जन भर मुकदमे कायम किए, जिसमें हत्या, दंगा फैलाने और देशद्रोह जैसे मुकदमे थे। लेकिन पुलिस ना तो अपने आरोप सिद्ध कर पाई और ना ही कोई ऐसा गवाह पेश कर पाई जिससे साफ हो पाता कि वासिफ हैदर आतंकी है। हैदर के खिलाफ पुलिस ने जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया था वो था उसके पास से 65 किलो RDX की बरामदगी। लेकिन कमाल देखिए कि पुलिस कभी भी वो 65 किलो RDX अदालत को दिखा नहीं सकी। देखिए, प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने जो चार्ज लगाया था कि इनके पास 65 किलो RDX है, वो 65 किलो RDX उन्होंने कभी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करा। जब कोर्ट में इस बात को उठाया गया तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे लिए रखना पॉसिबल नहीं था, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कोर्ट ने पूछा किसकी परमिशन से, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। आतंकवाद के सारे मामले से अब वासिफ हैदर बरी हो चुका था। बस एक कानपुर के ADM के कत्ल का मामला बाकी बचा था। दरअसल कानपुर में 17 मार्च 2000 को दंगा हुआ था। उस दंगे के दौरान ADM सिटी की गोली लगने से मौत हो गई। गोलीबारी में ADM का एक सहायक भी घायल हो गया था। इस मामले में दंगाई के तौर पर वासिफ हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में अदालत में उस ADM के सहायक ने बयान दिया कि गोली चलाने वाला वासिफ हैदर नहीं था, लिहाजा इस मामले में भी वासिफ बरी हो गया। अब वो एक आजाद हिंदुस्तानी था। आठ लंबे साल जेल में काटने के बाद स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले 12 अगस्त 2009 की रात वासिफ हैदर अपने घर पहुंचता है। घर वालों को उसने अपने आने की खबर नहीं दी थी। जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों के लिए वो शौक था, और स्पेशली मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि वो तो मुझे देख के बिल्कुल फेंट हो गई, बेहोश हो गई वो मुझे देख के। हम नीचे आए, हमें खुशबू आ गई थी अब्बा की। फिर हम नीचे आए, हमने कहा अम्मा कौन है, अम्मा ने कहा अब्बा है। हमने कहा अब्बा कहाँ है, फिर हमने देखा। हैदर की घर वापसी के बाद अब उनकी बेटियां फख्र से कहती हैं कि मेरे पास भी अब्बा हैं। 8 साल से जो खुशियां इस घर से दूर थी, अब वो वापस लौट आई हैं। कहीं भी जाते हैं तो वी प्राउडली से दैट यस वी आर विद द फादर। पहले जब जाते थे पेरेंट्स मीटिंग में कुछ भी हो तो अब्बा नहीं होते थे तो देख के बुरा लगता था, रोते थे। पर अब जब पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो प्राउडली जाते हैं कि हम भी, मेरे बगल में भी अब्बा है, हम भी अब्बा के साथ जा रहे हैं। लेकिन अदालत से बरी होने के बावजूद अब भी माली तौर पर हैदर के घर की हालत नहीं बदली। उसे शायद समाज ने अब भी नहीं अपनाया। उसके पास नौकरी नहीं है। जिंदगी ने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि सब कुछ करने की ख्वाहिश रखते हुए भी कुछ ना कर पाना, बेबसी जो है वो बहुत बड़ा अपने आप में एक मलाल है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप जिंदा हैं मगर आप जिंदा नहीं हैं। देश की पुलिस ने वासिफ हैदर को आतंकवादी बनाया था और देश के कानून ने उसे बेगुनाह बताया। केस खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। कानूनी कागजों में बेशक उसके नाम के आगे से आतंकवादी शब्द हट गया, पर हमारे समाज
और समाज के लोगों के जहन से हटना भी बाकी है। लिहाजा अदालत से रिहाई के बाद भी हैदर लड़ रहा। मैं आज लड़ लिया उससे, बड़ा मजा आया। कई दिनों से खिलौना बना हुआ था मैं, जहां भी बैठना हंस देना, मुस्कुरा देना, जो कोई बात करे हाँ में हाँ मिला देना, सड़क पे चलते हुए बार बार रुक जाना, मिजाज पूछना, दो चार लफ्ज दोहराना। वही दुकानें, वही बिल्डिंगें, वही राहें, न आंख आंखों के अंदर, न टांग टांगों में, न दिल ही दिल की जगह पर, न होठ होठों में। न जाने कब से हूं इस शहर में मुकीम, मगर न कोई चीखा, न कोई रोया, न शर्माया। मैं आज लड़ लिया उससे, बड़ा मजा आया। ये इंसाफ नहीं है कि 10 साल किसी को जेल में रखने के बाद कह दिया कि आपको बरी कर दिया। ये इंसाफ नहीं है, ये तो तमाशा है उसके साथ।